सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है फिजिक्स की, उसका जो सेकंड यूनिट है धारा विद्युत, उससे संबंधित हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आज हम लेके आए हैं। इसके पहले 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव्स के डल गए हैं, उन वीडियो को अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लगभग सारे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन बुकलेट में से ही पूछे जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन बुकलेट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए, 12वीं वालों के लिए। तो आज हम जो है धारा विद्युत, जो कि 3rd चैप्टर है हमारे पास में और सेकंड यूनिट है, तो उस 3rd चैप्टर का जो है आज हम ऑब्जेक्टिव जितने भी है उन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है। चालक में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किसी भी चालक में, वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी चालक यदि है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। और यदि मान लो कोई विद्युत अपघट्य आ जाता है, विद्युत अपघट्य यदि आ जाता है मान लो, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो आयनों के कारण से प्रवाहित होती है विद्युत अपघट्य में। ध्यान रखना, इसमें आयन्स होते हैं, आयन। मान लो क्वेश्चन आ जाता है विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है तो आयन के कारण से होती है। मान लो अर्धचालक आ जाता है, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक, तो अर्धचालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन और होल, ये दोनों चीजें होती है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन पूछा चालक, चालक से मतलब धातु भी हो सकती है या मिश्र धातु भी हो सकती है, तो उसको हम चालक बोलते हैं। तो चालक में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट्य में धारा आयनों के कारण से प्रवाहित होती है, और अर्धचालक जो कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण से प्रवाहित होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है एम्पियर मात्रक होता है। बच्चों, जो एम्पियर जो मात्रक होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये मात्रक भी अपने को मालूम होना चाहिए इसका कौन सा मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। तो क्वेश्चन ने पूछा कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ये पहले वाला आंसर सही है। कौन सा संबंध सही नहीं है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अभी हमने लिखा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है। इसमें पीछे ध्यान रखना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दे रखे तीनों, वो तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। और यदि चौथा मान लो कोई दूसरा यदि ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो उसमें से कोई नहीं, जो चौथा ऑब्जेक्टिव होगा वो सही ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया? सही नहीं है, तो ये तीनों सही है। ध्यान रखना, तीनों जो मात्रक दिए वो सही ही है। क्वेश्चन में पूछा चौथा क्वेश्चन में कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा होता है या उपकरण है। देखो, जो मीटर सेतु जो होता है उसमें व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है, P/Q = R/S, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसमें भी व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है। और कैरी फॉस्टर ब्रिज, ये इसमें भी व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है। तीनों में P/Q = R/S का उपयोग होता है, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है और तीनों में उपयोग होता है, यानी सही आंसर होगा हमारे पास उपरोक्त सभी। मीटर सेतु में भी होता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी इसका उपयोग होता है, और कैरी फॉस्टर ब्रिज में भी व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का उपयोग होता है। इसलिए उपरोक्त सभी इसके सही आंसर होंगे। विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है या वोल्ट होता है, वोल्ट सेंटीमीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। अब विभव प्रवणता क्या होती है पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि विभव प्रवणता जो होती है, विभव प्रवणता, इसका जो सूत्र होता है
माइनस dv बाई dx। क्या dv बाई dx होता है? यदि अपन विभव प्रवणता की बात करते हैं तो dv बाई dx होता है, माइनस dv बाई dx। या विभव प्रवणता dv बाई dx होता है। अब यहाँ से इसका एक सूत्र लेकर अपन मात्रक देखते हैं। तो ये dv क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज का मात्रक क्या आएगा? वोल्ट। और dx क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये चौथा आंसर सही होगा। चौथा ऑप्शन सही है। तो विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का फार्मूला मालूम होना चाहिए। dv बाई dx होता है। विभव प्रवणता किसको कहते हैं? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसके साथ जो पोटेंशियल चेंज होता है या घटता है, पतन होता है, डिग्रीज होता है, तो उसको नाम दे दे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। जब भी कोई भौतिक राशि दूरी के साथ चेंज होती है, परिवर्तित होती है, तो उसको हम प्रवणता बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रवणता का मतलब दूरी के साथ परिवर्तन, तो उसको हम प्रवणता कहेंगे। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा dv बाई dx वोल्ट पर मीटर होगा। बाकी तो मात्रक गलत दिए हैं, ये मात्रक तो संभव होंगे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रतिरोधकता का मात्रक। अब प्रतिरोधकता क्या होती है? उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए अपने को। उसका फार्मूला रो, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको। दोनों नाम लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका फार्मूला होता है RA/L। ये फार्मूला याद रखना, ताकि इस फार्मूले से इसके हम यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। R क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने लिखा था ओम। ए क्या है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। लंबाई बनी चौड़ाई, मीटर का स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन। तो इसका जो मात्रक होगा ओम इंटू मीटर होगा। तो इस तरह से हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होगा। फिर प्रश्न नंबर 7, विद्युत धारा राशि है। तो ये जो राशि होती है विद्युत धारा, ये अदिश राशि होती है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है I/Q/T। Q अदिश राशि है, इसलिए I भी अदिश राशि होती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि धारा की दिशा प्रदर्शित होती है। मतलब धारा को जो अपन प्रदर्शित करते हैं किसी परिपथ में, तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं कि भाई प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी दिशा तो प्रदर्शित होती है। दिशा प्रदर्शित होती है, इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। इसलिए इसको एक नाम और दे दिया गया है, टेंसर राशि। टेंसर राशि बोलते इसको, टेंसर। टेंसर राशि बोलते इसको। टेंसर राशि मतलब जिसमें दिशा तो प्रदर्शित होती है परंतु सदिशों के नियमों का पालन नहीं होता है, ऐसी भौतिक राशि टेंसर राशि कहते हैं। प्रदिश या टेंसर राशि कहते हैं उसको। तो यदि मान लो ऑप्शन में आ जाता है कि सदिश होगी कदिश होगी, तो अदिश। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी होगी। और यदि टेंसर दे देते टेंसर, तो फिर टेंसर लगाना, और सदिश सदिश में पूछते हैं तो केवल अदिश लगाना, ध्यान रखना। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश या टेंसर, स्केलर। धात्विक चालकों में विद्युत धारा के कारण प्रवाहित होती है। जो धातु होती है उसमें विद्युत धारा किसके कारण से प्रवाहित होती है? तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि किसी भी धातु में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। तो यहाँ आ जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी धातु चालक में इलेक्ट्रॉनों के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, ये बताना।
देखो अर्धचालक में क्या होता है कि यदि अपन तापमान बढ़ा देते हैं तो उसके सहसंयोजन टूटने लगते हैं, तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है। ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। सहसंयोजी बंध इसमें बंधे होते हैं। अर्धचालक के पदार्थ जो आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधे होते हैं, जितने भी उसके बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसके सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे स्वाभाविक धारा बढ़ेगी, क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक प्रतिरोध कम हो जाते हैं, घट जाता है। यही क्वेश्चन यदि मान लो चालक वाला होता है, अर्धचालक की जगह चालक वाला यदि आ जाता है, धातु चालक यदि आ जाता है, तो इसमें उल्टा होता है। धातु चालक में धारा जो थी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है, उसको यदि गर्म करेंगे तो ज़्यादा टकराएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यदि ये प्रश्न धातु चालकों में ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का प्रतिरोध जाता है तो बढ़ जाता है, और अर्धचालक का है तो घट जाता है प्रतिरोध। चालकता बढ़ जाती है, इसमें ध्यान रखना है कि चालकता बढ़ती है, चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। चालकता बढ़ती है और यदि प्रतिरोध पूछे तो घटता है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से यदि अर्धचालक का हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। धातुओं का यदि ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, ध्यान रखना। विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, ये हमने पढ़ा था, आदर्श आइडियल। जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक आइडियल वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, इसके कारण भी अपन पढ़ चुके हैं। इसमें जब हम इसका मान निकालते हैं तो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, ये बहुत सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है और विभव मापी, इसलिए इसको हम आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करते हैं, मानते हैं। तो जब भी विभव मापी आ जाए पोटेंशियोमीटर इज ए आइडियल वोल्टमीटर, एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, ध्यान रखना। प्रतिरोधकता का विमी सूत्र, अच्छा यहाँ प्रतिरोधक का मात्रा पूछा था, यहाँ विमी सूत्र पूछ लिया। तो विमी सूत्र कैसे निकालेंगे हम, तो विमी सूत्र फार्मूला हमारे पास में है कि रो इक्वल टू RA अपॉन L होता है, ठीक है। अब R का मान तो अपने को पता नहीं, लेकिन ओम के नियम से तो अपने को पता है, R इक्वल टू ओम का नियम में पढ़ा था, V इक्वल टू IR। तो R बराबर क्या जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। R इक्वल टू क्या जाएगा, V अपॉन I। तो R के V अपॉन I कर दो तो रो बराबर क्या जाएगा, V अपॉन I। A को ऐसे लिखो और L को भी वैसे लिखो। तो R की जगह हमने लिख दिया V अपॉन I। अब V का फार्मूला भी नहीं मालूम अपने को, क्या नाम, डायमेंशन विमा नहीं मालूम। तो V बराबर होता है W अपॉन Q, वोल्टेज का सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो जब भी वोल्टेज आ जाए, इस वोल्टेज का मान होता है W अपॉन Q इंटू A वैसे लिखो और I और L भी वैसे लिखो, ठीक है। अब हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। W की डायमेंशन विमा आपको पता है, W की mL² T-2 होती है, W की वो क्षेत्रफल की L² होती है, लंबाई बड़ी चौड़ाई, आवेश की AT होती है, I की एम्पियर की A होती है और लंबाई की L होती है। तो इस तरह से सबकी विमा अपने को यहाँ पर रखना है। कार्य की mL² T-2 वर्क की, फिर एरिया लंबाई बड़ी चौड़ाई L², चार्ज की AT होती है हमने पढ़ा था, और I क्या है, करंट है, करंट की एम्पियर होती है और लंबाई की L होती है। तो इस तरह से इसके सारे डायमेंशन रख देंगे, यहाँ से एक L से एक L कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, M को ऐसे लिखना है, M L की पावर कितनी हो जाएगी, 3, एक यहाँ बची हुई है 3 हो जाएगा। ये T जो है ये हमारे पास L से कर गया, ये T ऊपर जाएगा, T-3 हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो -1 ये भी हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये A और A² A-2। तो इस तरह से हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। तो इसकी विमा क्या जाएगी, M L की पावर 3 T की पावर -3 और A की पावर -2।
इस तरह से प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की विमा mL³ T-3 A-2 निकालते आना चाहिए प्रतिरोधकता की विमा अपने को। नेक्स्ट है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। देखो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, उल्टा होता है। तो अर्धचालक का ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, निगेटिव ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब समझ में आ गया? यदि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, उसको बोलते हैं निगेटिव। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध यदि बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, धनात्मक। धातुओं का धनात्मक, ध्यान रखना, धातुओं का यदि प्रतिरोध ताप गुणांक पूछे तो धनात्मक, अर्धचालक का पूछे तो ऋणात्मक होता है। ये चीज दोनों की ध्यान रखना। धातुओं में क्या होता है? ताप बढ़ाते तो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी बढ़ाने पे बढ़ता है तो पॉजिटिव, बढ़ाने पे घटता है तो निगेटिव। इसमें अर्धचालक में हमने देखा कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है, मतलब उल्टा होता है। उल्टा होता मतलब निगेटिव। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें जोड़ी दे रखी है हमारे पास। ये जोड़ी अपने को मिलाना है, उसको मैं साइड से कर लेता हूं। जोड़ी मिलाना, ओम का नियम। ओम का जो नियम होता है वो विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रिंट नहीं हुआ है। ओम का जो नियम होता है वो विभवांतर और धारा के बीच संबंध को स्थापित करने वाला नियम होता है। हमने पढ़ा था V = IR, V ∝I। ये ओम का नियम होता है, विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। तो जब भी ओम का नियम पूछा जाए तो V और I, विभवांतर और करंट के बीच में रिलेशन, संबंध स्थापित करता है। दूसरा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हमने पढ़ रखा है कि जटिल परिपथ को सरल बनाने के लिए, ये ओम का नियम का ही विस्तृत रूप है। वो जटिल परिपथ को सरल बनाने के लिए ओम के नियम का उपयोग करते हैं। तो ओम किरचॉफ का नियम क्या होता है? जटिल परिपथ को सरल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जटिल परिपथ है साइमन, ये विद्युत चालकता की इकाई होती है। ध्यान रखना, विद्युत चालक की चालकता की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो साइमन भी होती है। ध्यान रखना। फिर विद्युत वाहक बल, ये इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल मतलब सेल के सिरों के बीच का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, अधिकतम विभवांतर होता है, उस मैक्सिमम वोल्टेज को, विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और बल का मतलब ये नहीं कि न्यूटन होता है, बल मतलब यहाँ पर वोल्टेज है। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाए। बल मतलब होगा न्यूटन, न्यूटन नहीं, वोल्टेज। यहाँ सेल के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, मैक्सिमम। तो इसका मान क्या आ जाएगा? वोल्टेज का वोल्ट आ जाएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका जो मात्रक होता है प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, व्यवहारिक मात्रक। और यदि एसआई मात्रक की बात करते हैं तो प्रति केल्विन होता है। और प्रतिरोध का मात्रक हम पढ़ चुके, ओम होता है। तो इस तरह से ओम का नियम, विभवांतर और धारा के बीच संबंध, किरचॉफ का नियम, जटिल परिपथ को सरल बनाना, साइमन, विद्युत चालकत्व का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक मात्रक प्रति केल्विन होता है, या प्रति डिग्री सेल्सियस है तो प्रति डिग्री सेल्सियस, व्यवहारिक मात्रक। और आखिरी में देखा प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इस तरह से हमारे पास है, ये जोड़ी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होते हैं वही विद्युत धारा की दिशा होती है। सत्य सत्य बताना कि जिस दिशा में हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लो कोई सर्किट है ना, ये बैटरी है, ये है, ये इस तरह से मान लो ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, तो मान लो कि ये हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव, तो विद्युत धारा की दिशा कैसे किधर से किधर देते हैं? हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर देते हैं, धन से ऋण की ओर विद्युत धारा। हम जो डायरेक्शन कन्वेंशन जो है, जो हम देखते दिशा, वो हमेशा पॉजिटिव से देते हैं धारा की दिशा। जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होते हैं वही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो धनावेश की दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है, मतलब सही है, सत्य है। इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, धारा की दिशा में और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है, दोनों की दिशा। तो धारा हमेशा प्लस से प्रदर्शित करके प्लस से जाती है, ऐसा मानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से आते हैं? निगेटिव से प्लस की ओर आते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत होती है। ट्रू है, सत्य है, ध्यान रखना।
किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। देखो प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ का गुण है, लंबाई और क्षेत्रफल से उसको कोई लेना देना नहीं। पदार्थ का जो गुण होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये जो निर्भर करती है ये इस पर निर्भर नहीं करेगी, असत्य होगा। किस पर निर्भर करती है? केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। यदि मान लो आ जाए पदार्थ पर, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ यदि हम बदल देंगे तो चालकता बदल जाएगी, प्रतिरोधकता बदलेगी। मान लो तो तार उसको हमने आधा कर दिया या उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोधकता से कोई लेना देना, उतना ही रहेगा प्रतिरोध, उसका प्रतिरोधकता, ध्यान रखना, वो चेंज नहीं होगी। वो कब चेंज होगी? जब हम पदार्थ चेंज करेंगे, सोने की जगह तांबे का तार ले लिया या एल्यूमिनियम का तार ले लिया तो प्रतिरोधकता चेंज होगी। तो पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता चेंज होगी, लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निर्भर नहीं करेगी। ताप बढ़ाने पर धातु चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अभी हमने पढ़ा कि ताप बढ़ाएंगे तो धातु चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, सत्य। ओमी प्रतिरोध के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होती है, V समानुपाती I होता हमने पढ़ा। जब भी V और I के बीच हम कोई भी ग्राफ खींचेंगे, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और जितने भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले होते हैं अनुक्रमण, उनका ग्राफ हमेशा सीधी सरल रेखा ही होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी अनुक्रमानुपाती आ जाए और दो भौतिक राशि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब उनके बीच ग्राफ जो भी होगा वो सरल रेखा ही होगा, यानी ये सही ग्राफ है, सत्य। तो ओमी प्रतिरोध किसको कहते हैं? जो ओम के नियमों का पालन करता है। ओम के नियम को कौन पालन करता है? धातु चालक, जितने भी धातु होगी, चांदी है, सोना है, तांबा है, एल्यूमिनियम, इनमें ओम के नियम का पालन। अर्धचालक आ गया, कुचालक आ गया, विद्युत अपघट्य आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, इनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो ऐसे प्रतिरोधों को हम अनओमिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है वो अनओमिक प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और अर्धचालक जितने भी हो वो सब अनओमिक प्रतिरोध कहलाते हैं। वो जितनी भी धातुएं होती है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातु, वो सब ओम के नियम का पालन करती है। तो ओम का नियम जो होता है वो सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, एक बात नोट कर लेना। वो सब धातु के लिए लागू नहीं, सभी के लिए लागू नहीं होगा, वो केवल धातु के लिए लागू होता है, ये चीज नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास मानव शरीर का प्रतिरोध 10 किलो ओम के क्रम का होता है, ये सही है। जो हमारा जो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 10 किलो ओम के लगभग क्रम का होता है या उसके ऑर्डर के बराबर होता है। विभव मापिका का तांबे या एल्यूमिनियम का बनाया जाता है? नहीं, विभव मापिका जो तार होता है वो मैग्नीट या कांस्टेंटाइन के बनाया जाता है। मैग्नीट एक धातु, मिश्र धातु होती है, मैंगनीज या कांस्टेंटाइन, ये दो में से किसी का बनाते हैं इनके धातु, क्योंकि इसके जो होती जंग नहीं लगती, प्रतिरोध बहुत विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका उपयोग हम करते हैं। सामान्यतः मैग्नीन का उपयोग करते हैं, मिश्र धातु होती है और इसका हम तार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। विद्युत धारा का सूत्र, धारा का सूत्र क्या होता है? I/Q/T। यदि धारा परिवर्तित नहीं हो रही तब, और यदि चेंज होती है तो I बराबर dQ/dt लिख सकते हैं, चार्ज फ्लो dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है और इसका सूत्र Q/T होगा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। एक कूलाम और एक एम्पियर के बीच क्या संबंध लिखिए। अब कूलाम और एम्पियर के बीच में क्या संबंध होगा? ये एक कूलाम हो गया, आवेश का मतलब कूलाम, और ये समय का मतलब सेकंड। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? I = 1 कूलाम बटे 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं। यानी 1 कूलाम आवेश किसी भी चालक में, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसकी धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित यदि होता है, यानी किसी चालक में यदि 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वो उसका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। करंट किसको कहेंगे? एम्पियर किसको कहेंगे? कि यदि 1 कूलाम आवेश हमारे पास में 1 सेकंड तक यदि प्रवाहित होते हैं तो उसकी धारा को 1 एम्पियर कहता है। तो ये कूलाम और एम्पियर में संबंध हो जाएगा कि किसी चालक में यदि 1 कूलाम, देखो कूलाम आवेश का मात्रक है और एम्पियर धारा का मात्रक है,
इन दोनों के बीच सीधा संबंध तो हो ही नहीं सकता कि 1 कूलम बराबर इतने एम्पीयर, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन इनकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि भाई 1 कूलम हमें से 1 सेकंड तक प्रोवाइड होता है, तो उस चालक की धारा कितनी, चालक में धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर की धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का संख्यात्मक मान लिखिए। देखो अनुगमन वेग क्या होता है कि धातुओं में या चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। क्या होता है कि कोई सा भी चालक है तो उस चालक में यदि पोटेंशियल लगा देते हैं, प्लस माइनस यदि वोल्टेज यदि लगा देते हैं उसमें, तो उस वोल्टेज के कारण से, उस विभवांतर के कारण से या उस विद्युत क्षेत्र के कारण से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। उस नियत औसत वेग को ही हम अनुगमन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एक नाम और अफवाह वेग भी कहते हैं इसको, अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अनुगमन वेग कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करते हैं और उस नियत वेग औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग होता है, ध्यान रखना। इसका जो मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास 2 बल्बों 25 वाट और 100 वाट अंकित है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ये दोनों क्वेश्चन तो हमने कर लिए पिछले में। 2 बल्बों में 25 वाट और 100 वाट अंकित है, मतलब 2 बल्ब हमारे पास, एक बल्ब ये, दूसरा बल्ब, इसमें 25 वाट लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि बल्ब पर उसका जो है पावर लिखी होती है, शक्ति। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, पावर का, पावर का मात्रक वाट। एक 25 वाट का और एक 100 वाट का बल्ब है। अब अपने लिए बताना कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, P = V × I। धारा और वोल्टेज इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाती, पावर कहलाती, शक्ति कहलाती। और वो शक्ति अपने को निकालना है, अपने को शक्ति निकालना है। तो पावर P V × I, V वोल्टेज, I करंट है। लेकिन ओम का नियम से क्या होता है, V = IR होता है, I = V/R हो जाएगा, V/R, ठीक है। यहाँ P = क्या जाएगा, V, I की जगह IR, V/R लेते हैं, यानी पावर का सूत्र हो जाएगा V²/R। जब भी पावर और रेजिस्टेंस दिया हो तो ध्यान रखना V²/R के बराबर लिखना है, ये फार्मूला होता है। अब देखो पावर और रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वोल्टेज को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, घरों में जो बल्ब को लगा होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जो हमारी बिजली होती है समांतर क्रम, घर में जितने उपकरण होते हैं समांतर क्रम में होते हैं। हमने मान लिया कि वोल्टेज कांस्टेंट है, सभी वोल्टेज बराबर जा रहा है, तब धारा पावर और रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसकी पावर कम हो जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज़्यादा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले की पावर कम होगी। अब यहाँ देखो, एक 25 वाट का है और एक 100 वाट का है। तो 25 वाट यानी इसकी पावर कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी इसका वाट, अब इसको रेजिस्टेंस के रूप में लिख लो। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R ∝ 1/P, ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी पावर अधिक तो रेजिस्टेंस कम, दोनों एक दूसरे के इनवर्स लिए, या रेजिस्टेंस अधिक तो पावर कम, दोनों एक दूसरे के इनवर्स लिए। तो पावर किसकी कम है, पावर 25 वाट वाली कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि उसकी पावर कम है, फार्मूले से अपने को बताना है, अधिक होगा। यानी पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बस इस बात को नोट कर लेना। प्रतिरोधकता का सूत्र, अभी मैंने प्रतिरोधकता का सूत्र लिखा था, R = ρA/L। मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी ये क्या नाम, विवोमापी, इनके तार जो होते हैं मैग्नीन के बने होते हैं या कांस्टेंटाइन के बने होते हैं, मैग्नीन या कांस्टेंटाइन के बने होते हैं, ध्यान रखना, मैग्नीन। तो ये हमारे पास में जो था थर्ड चैप्टर जो था धारा विद्युत से संबंधित था। अगला वीडियो हमारे पास में इसी ऑब्जेक्टिव्स का आएगा, क्वेश्चन बैंक का, चौथे चैप्टर का।
धारा का चुंबकीय प्रभाव। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।